नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, आपका स्वागत है। सबको नमस्कार और आपका भी स्वागत है। तो ढेर सारी नई खेल खबरें हमारे पास, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल किया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से जारी। पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में और सर्वेश कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा के फाइनल में 6वें स्थान पर रहे। उनका यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल किया है। सलामी बल्लेबाज ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान नेट साइवरब्रंट को पछाड़ दिया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में स्मृति मंधाना एक दिवसीय प्रारूप में 735 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर पहुंची हैं। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए पहले वनडे में 63 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। उनकी इस पारी के दौरान 2 छक्के और 6 चौके भी देखने को मिले। हालांकि टीम मैच हार गई, लेकिन उनके अर्धशतक ने उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट्स दिलाए और रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा दिया। अब वह इंग्लैंड की कप्तान से 4 अंक आगे निकल गई हैं। वहीं भारत की युवा ओपनर प्रतिका रावल ने 64 रन की पारी खेलकर रैंकिंग में 4 पायदान की छलांग लगाई है और अब 42वें स्थान पर हैं। वहीं हरलीन देओल 43वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने नाबाद 77 रन की पारी के दम पर बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया। गेंदबाजों की सूची में भारत की स्नेह राणा 5 पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंची हैं। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन अब भी दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बनी हुई हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के। जिस तरह से वर्ल्ड कप के ठीक पहले मंधाना को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, क्या लग रहा है कितने उसके अगर आत्मविश्वास में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्या लाभ होगा उससे? जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने पिछले काफी अरसे से निरंतर अपने खेल में सुधार किया है, खास करके मैच टेम्परामेंट में। यह और बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो पहला वनडे हुआ उसमें हार का सामना करना पड़ा, पर प्रीति मंधाना ने अर्धशतक लगाया था। और आप ये देखिए कि आईसीसी रैंकिंग में पहले 6 में से 3 ऑस्ट्रेलिया के हैं जी, और हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मंधाना ने लगातार दूसरी बार पहली रैंकिंग प्राप्त की है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं किसी एक दिवसीय मैच में तीर या तुक्का नहीं लगाया। निरंतर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और तब जाके उनको 735 अंक लेकर वो पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पे साइवर है, वो जो इंग्लैंड की है, और लॉरा और एलिस पेरी, और जो 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया की। तो 6 में से 3 लड़कियां यानी महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ऑस्ट्रेलिया भारत आई हुई है वनडे सीरीज में। पहला वनडे भी हुआ था जिस पे आप शायद चर्चा करें, लेकिन प्रीति मंधाना की तारीफ करनी होगी, जिस गजब के साथ उनकी फील्डिंग भी है, उनकी बैटिंग भी है, और वो एक टीम को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। जी, अभी आपने कहा कि हम जिक्र करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भारत आई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो हम बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 44 ओवर 1 गेंद में जीत दर्ज कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। सीरीज के अगले मुकाबले कल और 20 सितंबर को खेले जाने हैं। इसके बाद 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी जा रही है। और अगर हम बात वर्ल्ड कप की कर ही रहे हैं तो ये बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने घोषणा की है कि पहली बार होने वाले महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत के साथ साथ श्रीलंका भी करेगा। यह टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर तक खेला जाना है।
प्रतियोगिता में 21 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। ये मुकाबले नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में खेले जाने हैं। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीम हिस्सा लेगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया इस वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। इससे पहले भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने साल 2023 में IBAS वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और उस समय ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर होंगी। बेशक हम ये कह सकते हैं कि अगर आप देखें दूसरे वनडे मैच जो न्यू चंडीगढ़ में हो रहा है, वहां का नया स्टेडियम जी, और स्मृति मंधाना उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जिस तरह भारतीय टीम पहला मैच हारी, बहुत अच्छा स्कोर किया, 281 कोई कम नहीं होते, लेकिन तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर वो लक्ष्य को पूरा किया और उसके अंदर हमारी थोड़ी सी खराब फील्डिंग रही। कम से कम 3 कैच हमारी जो ऐसी थी जो पकड़ी जा सकती थी वो छूटी। तो यहां पर जो हमको ध्यान देना होगा, अच्छी फील्डिंग में ध्यान देना होगा। और क्योंकि आप ये कहावत होगी कि अगर क्रिकेट के मैच को जीतना है तो कैच पकड़ना होगा। जी बिल्कुल। और अभी हम बात कर रहे थे कि दृष्टिबाधित टीम किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारतीय टीम ने, तो इस तरह से फिर जो निडर होकर के खेलती है, इतिहास रचना चाहेंगी एक बार फिर। और अब बात कर लेते हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहां दुबई में ग्रुप बी के मैच में आज बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 6ठे ओवर में बिना किसी नुकसान के 49 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ग्रुप बी के मैच में कल श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हराया था। वहीं ग्रुप ए के मैच में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान पर 42 रन से जीत दर्ज की। कल पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो इसका सामना एक बार फिर भारत से 21 सितंबर को होगा। अब तक के मैच में हमने देखा किस तरीके से भारत बिना किसी हार के आगे सुपर 4 में उसने अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान के लिए कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो जीत जाता है तो भारत के साथ उसे खेलने का अवसर होगा, नहीं तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा। जो उनका मैच भारत के खिलाफ उन्होंने खेला, उससे उम्मीदें इतनी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह अफगानिस्तान और श्रीलंका खेल रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि इन में से कोई एक टीम भारत का मुकाबला कर सकती है। और आज जैसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा है और बांग्लादेश जो पहला मैच हार गया था, उसको ये मैच जीतना जरूर है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। तो इसमें कह सकते हैं कि एक भारतीय टीम एक ऐसी है जो संतुलित टीम है। और सही मायने में अगर हमारे स्पिनर्स देखो तो कुलदीप यादव की तो बॉल ही समझ नहीं आ रही खिलाड़ियों को, जैसे पाकिस्तानियों को पता नहीं चल रहा था कि उनकी स्पिन कहाँ को और कैसे खेलना है। तो ऐसी टीम जिसके 3 बहुत ही विश्व स्तरीय स्पिनर्स हैं, तो उनसे ये उम्मीद है कि एशिया कप जीतने की भारत की प्रबल संभावनाएं हैं। उधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका कोशिश करेंगे कि भारत का मुकाबला वो फाइनल में करें। जी, इस बीच बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबले के विवादास्पद समापन के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता था। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाए बिना मैदान से चले गए थे। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि उन्होंने और सलमान अली आगा ने भारतीय एरेना के पास रस्मी तौर पर हाथ मिलाने का इंतजार किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद हुए समारोह में हिस्सा नहीं लिया। और इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद ही आईसीसी के समक्ष शिकायत दर्ज कर एंडी पाइक्राफ्ट को मैच रेफरी के रूप में हटाने की मांग की। आईसीसी ने स्पष्ट किया कि रेफरी ने केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन किया और उन्हें हटाने का कोई आधार नहीं बनता है। भारतीय टीम ने अपनी इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया।
और भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की स्पॉन्सर अब अपोलो टायर्स होगी। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने 2027 तक के स्पॉन्सर राइट सिक्योर कर लिए हैं। अपोलो टायर्स ने प्रायोजक बनने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ यह डील की है। दरअसल ड्रीम 11 के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम की जर्सी के लिए नए स्पॉन्सर को चुना है। फिलहाल एशिया कप में भारतीय टीम की जर्सी के लिए कोई प्रायोजक नहीं है, जबकि महिला टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला बिना स्पॉन्सर के खेल रही है। हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के बाद गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के कारण बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्ष प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 से अपना करार खत्म कर दिया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन के शेंझेन में आज से शुरू हुए चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर के मैच में सिंधु ने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसन को सीधे गेम में पराजित किया और पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आयुष शेट्टी को 6ठे वरीय और दुनिया के 5वें नंबर के चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ टिएन चेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं ऋत्विका गाडे और रोहन कपूर भी मिक्स्ड डबल्स जोड़ी में जापान की जोड़ी यूची शिमोगामी और साइका होबारा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अभी अगर हम देखें, भारतीय शटलर इस साल अभी भी टाइटल की तलाश में है और अब साल का अंत होने वाला है। क्या लग रहा है इस मास्टर्स टूर्नामेंट में, क्या ये अपना खाता खोल सकेगी भारतीय खिलाड़ी? देखिए, आप उम्मीद हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि यही जो डेनमार्क की खिलाड़ी है, इसने सिंधु को पहले शिकस्त दी है इसी सीजन में, और इस बार 27 मिनट में उन्होंने इस मैच की कहानी समाप्त कर दी। तो ये है कि कभी कभी एकदम हैरत अंगेज परफॉर्मेंस सिंधु दे रही हैं। उसके अंदर जरूरी है कि वो अपने खेल को लगातार सुधार करती रहें, और क्योंकि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें आपने देखा कदमों का इस्तेमाल, आगे जाना, पीछे आना स्पीड के साथ, और इसमें ज्यादातर जापानीज या इंडोनेशियन जो भी खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस और उनका जो वेट है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ सिंधु की एक बार नी इंजरी हो चुकी है, और जब किसी खिलाड़ी की नी इंजरी हो जाती है तो उसको वापस आने में देर लगती है। लेकिन सिंधु जिस तरह बीच बीच में तहलका मचा रही है, तो उनसे हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब उनका अगला मुकाबला होगा तो वो अपने खेल के जो कौशल है उसको बरकरार रखेंगे, और अपने अनुभव के आधार पे, जैसा कि आपने कहा कि 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है, वो तुक्का नहीं होता। तो उम्मीद करें कि चाइना मास्टर्स में ये जो इंडियन मास्टर है वो कुछ करेगा। जी। सर्वेश कोश्यारी टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा के फाइनल में आज अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6ठे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक खेल चुके 30 वर्षीय कोश्यारी विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले ऊंची कूद खिलाड़ी हैं। फाइनल में उन्होंने 2.28 मीटर का अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नासिक के रहने वाले कोश्यारी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद दर्शकों की ओर और फैंस की ओर देखा, और उन्होंने जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहा, पहले सुनते हैं उसे। तो आपने देखा कि किस तरह, हालांकि वो जीत नहीं पाए लेकिन 6ठे स्थान पर भी रहे, और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने इसके लिए इस चैंपियनशिप में ऊंची कूद के लिए क्वालिफाई किया। तो इनके भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहां पर क्वालिफाई करके जाना, और बेशक वो 6ठे स्थान पर रहे, पर उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपने सुधार किया है। तो इस तरह अगर जितना एक्सपोजर उनको मिलेगा तो हो सकता है कि हमें एक और दूसरे स्तर पर नीरज चोपड़ा देखने को मिले। तो यहाँ उम्मीद करनी चाहिए हमें। ऊंची कूद में आसान नहीं होता। जी, कल हम नीरज चोपड़ा को देखेंगे क्वालिफाइंग मैच में, किस तरीके से वो खिताब बचाने की कोशिश करेंगे। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। गौर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।